कि मैंने 9th के बाद मेरे पेरेंट्स से कभी पैसे नहीं लिए फीस के लिए। मेरा बचपन मतलब मैंने बचपन नहीं जिया। मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर मैं याद करूँ पुराने दिनों को तो ऐसा जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि यार वो बचपन के दिन लौट के आ जाएं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लाइफ में हमेशा आप तैयार रहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो आपका दूसरा प्लान क्या है। मेरा एक एटीट्यूड भी है, नेवर से नो। तो मैं लाइफ में ना कभी कोई चीजें होंगी, अगर मुझे मुश्किल लगता होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि लेट मी ट्राई, लेट्स सी, देखते हैं, कोशिश करते हैं, बट एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में तो नहीं बोलूंगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, है ना। पंकज मटवाल सर को आप में से आई थिंक सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। इनका 30 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। सभी बड़े न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, वेब पोर्टल्स, सब पे एकदम सुपर रेगुलर है, वेल सेटल्ड है, सुपर फेमस भी है। लेकिन यहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता था ना, वो एकदम सरल नहीं था। अभी तक आप इनको सुनते आए हैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स पे बात करते हुए, आपके सवालों के जवाब देते हुए। लेकिन आज आई थिंक पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं आपके पर्सनल फाइनेंस और उससे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में। और मुझे नहीं लगता कि आपने ये पहले कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है ना? बिल्कुल सही कहा आपने स्वाति। नमस्कार और धन्यवाद खुशकिस्मती आपका। मेरी है सर ये कि आपने पहली दफा अपनी कहानी शेयर करने के लिए अगर अग्री हुए हैं तो मेरे साथ। और ये कहानी है आम से खास बनने की, इसलिए जरा प्यार से गौर से सुनिएगा। शुरू कहाँ से करें? एकदम बचपन से करें। तो मेरठ में आपकी परवरिश हुई है, वहीं पर आप पैदा हुए। जी जरा मेरठ के बारे में बताइए, वहाँ ग्रोइंग अप ईयर्स कैसा था? तो देखिए, हालांकि मैं नेटिव हूँ उत्तराखंड का, लेकिन मेरा उत्तराखंड में रहना बहुत कम हुआ है। और जैसा आपने कहा, मेरा बर्थ प्लेस मेरठ है, मेरी एजुकेशन मोस्टली मेरठ में ही हुई है। और लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मेरा बचपन मतलब मैंने बचपन नहीं जिया। मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर मैं याद करूँ पुराने दिनों को तो ऐसा जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि यार वो बचपन के दिन लौट के आ जाएं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। समहाउ कुछ थोड़ा संघर्षपूर्ण था। और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना बचपन में, अपनी हॉबीज हो, खेलना कूदना हो, सब चीजें हो, बहुत कुछ मैंने एंजॉय नहीं किया। स्कूल मतलब बिल्कुल हिंदी मीडियम स्कूल मैंने पढ़ाई की, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से। और मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करता था या ऐसा कुछ। तो मेरे लिए समर वेकेशन तो कभी हुए नहीं, ट्रूली स्पीकिंग। मोस्टली एक्सेप्ट ओनली बहुत छोटे बचपन की बात अलग है जब कुछ नहीं, बट राइट आफ्टर आई पास माई 9th स्टैंडर्ड मैंने काम किया छुट्टियों में। बल्कि उससे पहले भी अगर बात बताऊँ आपको, मैं उससे पहले भी हमेशा गर्मी की छुट्टियों में न्यूज़पेपर होते थे, वो भी हमारे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता था। तो हम न्यूज़पेपर किससे लेके आए, उसके लिफाफे बनाते थे। ठीक है, मैं, मेरी सिस्टर, और वो पास में दुकान थी, उनको ऐसे बेच के आते थे। तो उससे थोड़ी इनकम होती थी। तो वो हमारी पर्सनल इनकम थी। मतलब तो ऐसा नहीं कि उससे घर का सपोर्ट है, बट ठीक है, अपने खर्चों के लिए इस तरह से हम किया करते थे। 9th के बाद तो मैंने प्रॉपर 2 महीने कहीं पे जॉब करता था, 2 महीने के लिए, और एक उसकी इनकम अर्न होती थी और मेरे फीस के काम आती थी। मैंने 9th के बाद मेरे पेरेंट्स से कभी पैसे नहीं लिए फीस के लिए, और हमेशा इस तरह से मतलब अपना किया। बल्कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था बाद में, तो खैर साथ में भी। लेकिन वेकेशंस भी मैंने एंजॉय नहीं किए, ट्रूली स्पीकिंग। मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री में काम किया और मैंने उस एज में बच्चे, आप तो बच्चे थे ना, काम करना मतलब पता नहीं, उस टाइम पे कोई पूछता नहीं था इन चीजों को। तो मैंने किया है, आइसक्रीम फैक्ट्री में काम किया। वहाँ पे मतलब काम होता था कि आपको मालूम है कैंडी जो होती है स्टिक लगानी होती है। तो वो एक एक मतलब क्या कहेंगे उसको, एक जगह होती है इसमें पानी होता है। उस पानी में बिल्कुल वो माइनस में टेम्परेचर होगा तभी उसमें आइसक्रीम जम पाएगी। और उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया जाता है तो वो पानी खुद ना जमे। तो उसमें आप कुछ भी रखेंगे तो आपका एक फर्मा है, एक साँचा है, ठीक है, और उसमें पानी जो आपका कैंडी बनानी रखा तो वो बहुत जल्दी एकदम से आइस बन जाएगा। वो आइसक्रीम है तो बेसिकली वो कैंडी है, तो उसको मतलब ये होना है, सॉलिड होना है। तो जैसे पानी लगाया आपने, फटाफट उसमें स्टिक लगानी होती थी। अच्छा। तो ये काम करना। और फिर वो जो का काम होता था ये पूरे दिन? तो फुल डे ही होता था बेसिकली। फुल प्रॉपर 8 आवर्स काइंड ऑफ, या मोर देन 8 आवर्स में। तो काम करते थे वेकेशन में, और क्योंकि ज्यादा घंटे काम कर ज्यादा पैसे मिलते थे। तो टाइम 2 महीने का ही था।
तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा काम करें। तो Do you ये remember कितना कमाते थे सर उससे? उस टाइम पर मुझे मतलब ये, क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर थोड़े से उसमें बढ़ोतरी भी हुई होगी, हाँ। बट 300 रुपये महीना। जब नॉर्मली कुछ लोग से मैं बातें करती हूँ तो बहुत क्लियर होते हैं कि मैं बचपन से ही क्लियर था कि मुझे ये करना है, यहाँ बढ़ना है, उसके लिए मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। Were you clear? नहीं, 12th तक में? स्वाति मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ना मतलब जैसे मैंने कहा, एक तो घर में ऐसी गाइडेंस थी नहीं कि क्या करना है। हमारे टाइम में एक बात मुझे पता है कि इस तरह की फैमिलीज में और मेरे जैसी जगह में एक ट्रेंड था कि अगर लड़की है तो उसको आर्ट्स से पढ़ना है, कि उसको अगर शादी करनी है तो उसको होम साइंस होती थी गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो जितना सीख जाए थोड़ी, मतलब उनके लिए जरूरी है। और जो बॉयज हैं वो साइंस में तो कोई स्कोप नहीं है उनके लिए, अगर साइंस नहीं ली तो उनके लिए कुछ भी ऐसा स्कोप नहीं। यूपी बोर्ड में 9th में ही डिसाइड हो जाता था। अच्छा, 8th के बाद ही होता था 9th में, शायद अब भी होता होगा। तो 9th में आपको डिसाइड करना होता था कि आपको क्या लेना है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। और कॉमर्स के कॉलेज भी बहुत कम थे, तो मैंने 9th में ही साइंस ले ली थी। और फिर 12th के बाद क्या किया? बीएससी की मैंने। फिर 12th बीएससी के बाद किया। में सब मेरिट से ही पढ़ाई हो रही है। मेरिट से बीएससी तो मैंने बीएससी तक मेरिट से ही किया। तो ये था मेरी लाइफ का, मतलब मैंने पढ़ाई की। और हाँ, अभी आपने पूछा कि लाइफ में, देखिए मेरे पास एक तो मुझे पता था कि अगर मैं डॉक्टर, मैंने मतलब कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि जो पढ़ाई और महंगी है शायद वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने तो ये सोचकर कि बच्चा पढ़ने में ठीक है और इसको साइंस में कर दो, वो वाले सोच के साथ में मैं साइंस में आ गया था। और ये नहीं मालूम था कि क्या करना है। बट एक बात पता थी कि मुझे जैसे ही मेरी बीएससी कंप्लीट होगी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, मुझे जॉब करना है, क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप कुछ करके और अपना पढ़ाई कर रहा था। तो ये बात तय थी कि मुझे जॉब करना था। सर, डिड यू हैव कुछ ऐसा दिमाग में था या समझ में आ गया था कि पैसे ज़रूरी हैं, कमाना है? तंगी देखी हुई थी बचपन में, तो ये क्लैरिटी थी कि भैया एज सून एज पॉसिबल पैसे कमाने शुरू करेंगे। देखिए वो जरूरत भी थी। और एक बात और बताऊंगा, मेरे लाइफ में ना चाहे कुछ भी था, मैंने देखा कि मतलब पैसों की तंगी भी थी, कुछ पिताजी का मतलब स्वास्थ्य का भी प्रॉब्लम था कि कई बार वो अस्वस्थ रहे, तो वो सब था। लेकिन मुझे बड़ा बनना है ना, ये चाहत जरूर थी कि बड़ा बनने का क्या था मन में डेफिनेशन? बस ऐसे ही कि अपने पास भी कार होगी कभी लाइफ में, या बड़ा घर होगा, अपना घर होगा, अपना घर होगा। तो घर भी नहीं था पहले, तो अपना घर होगा। हम लोग दूसरे घर में टीवी से जाते थे, तो उस वक्त कई लोग ऐसा भी था कि वो पहले से ही दरवाजा बंद कर देते थे। एनीवे, तो इस तरह की चीजें होती थी जिससे ऐसा लगता था कि नहीं, कि लाइफ में पैसा चाहिए और अपने को बड़ा बनना है। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद वो बड़ा बनने की राह क्या निकाली आपने? हाँ, तो क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था उस वक्त पर, और मेरिट के हिसाब से मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक थी, मतलब काम चल सकता था। और क्योंकि साइंस, और वो भी स्पेशली मैंने बोला कि जूलॉजी मतलब बायोलॉजी का स्टूडेंट था, तो मेडिकल अपॉर्चुनिटी की जॉब उस वक्त ऐसी थी कि वो मिल जाती थी अगर आपको थोड़ा सा बोलना आता है और आप साइंस ग्रेजुएट हो। फार्मा इंडस्ट्री में जब उस वक्त पर तो जो कंडीशन थी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत नॉलेजेबल होते थे। और डॉक्टर्स को मतलब जब भी अगर नया मॉलिक्यूल है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो पूरा उसको एक्सप्लेन करना, तो वो जिम्मेदारी होती थी। तो आप तभी समझ पाओगे अगर मतलब मुझे शायद उतने बैक्टीरिया के नाम आज भी याद हैं, है ना, काफी। तो इसके लिए वो था, तो मुझे वो जॉब मिल गई थी आसानी से। मतलब जॉब मुझे जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पहली नौकरी हो गई, मेरिट में लगी। हाँ। वो कितने साल तक? ये जो कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, आयुर्वेदिक कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, इनका मॉडल डिफरेंट था। यहाँ पर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे वो डायरेक्टली कंपनी से अपॉइंटेड नहीं थे, बल्कि एक जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर था उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे। तो डेफिनेटली ये करियर बनाने जैसी चीज नहीं थी, और मुझे मालूम था कि मुझे कुछ ये शॉर्ट टर्म है, हाँ, कुछ बेटर चाहिए। तो इत्तेफाक की बात थी कि मेरा एक फ्रेंड, जो कि ऑलरेडी कैडिला की एक डिवीजन थी, जीटा, पहले कैडिला लेबोरेटरी होती थी, बाद में जायडस कैडिला और कैडिला फार्मा अलग हुए। तो कैडिला की एक डिवीजन थी जीटा, ये उसमें जॉब करता था। तो वो मेरे पास आया और मुझे बताया कि वो मेरिट में था और उसने बताया कि उनका जो गाजियाबाद हेडक्वार्टर पे
वहाँ पर जो पर्सन था उन्होंने रिजाइन कर दिया है। Okay. तो वहाँ वैकेंसी हुई है और मुझे पूछा कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो डेफिनेटली था। Yes. तो मैंने इंटरव्यू दिया हम्म, और वहाँ सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद मुझे जाना था अहमदाबाद। अच्छा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि कैडिला में उस वक्त पर इतना आसान नहीं था, शायद आज भी ना हो। तो वो पहली जॉब तो मिलना बहुत आसान था, लेकिन जो सेकंड ये था कैडिला में जॉब मिलना, वो शायद डिफिकल्ट था। मतलब क्योंकि एक छोटी सी पोस्ट, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेल्स, इसमें छोटी पोस्ट है, उसके लिए भी आपको कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, और ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज में वाइस प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन फैंसी हो गया है, मतलब बहुत इजी हो जाता है। उस वक्त जो हमारे वीपी थे गणेश नायक, क्योंकि वो फार्मा इंडस्ट्री में सभी लोग जानते हैं उन्हें, इसलिए मैंने नाम बताया। तो मतलब उस पर्सन का इंटरव्यू लेना इस छोटी पोस्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी। और पूरी कंपनी में एक ही वीपी होता था, एंड आफ्टर वीपी मतलब डायरेक्टर, है ना। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरा अहमदाबाद जाना और वहां पर सिलेक्शन होना। और फिर यहाँ पे ग्रोथ कैसी मिली पैकेज वाइज? हाँ, तो यहाँ पर जो था, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया जीटा में, यहाँ पर 2150 रुपीज की सैलरी थी। अच्छा। और उसके साथ में अलाउंस मिलता था पर डे का। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट लोकल का शायद 25 या 30 रुपीज था, अगर आप लोकल में काम कर रहे हो। अगर आप किसी इंटीरियर में जा रहे हो, मतलब ऐसा होता था कि आप, क्योंकि बड़ा एरिया मिलता था आपको, तो गाजियाबाद में तो ठीक है, बट उसके आसपास के एरियाज में जा रहे हो तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपका अलाउंस ज्यादा रहेगा। अगर लोकल में 25 है तो वहाँ पे 50 हो जाएगा। ऐसे आपको अलाउंसेज मिलते थे। तो जितने आप काम करोगे और ये करोगे, मतलब इंटीरियर जाओगे, उस हिसाब से थोड़ा सा होगा, बट वो ऑलमोस्ट खर्च हो जाता था, क्योंकि आप स्कूटर पे या बाइक पे आपको जाना होता था। तो वो ऑलमोस्ट आपको उसलिए मिलता भी था, जो डेली अलाउंस मिलता है, आपको बाहर खाना नहीं खाना पड़ेगा, तो उसलिए मिलता था। तो वो खर्च हो जाता था। सैलरीज कम थी, बट उस जमाने में सैलरी कम भी हुआ करती थी। तो फिर वहां पर कैडिला में कितने साल सर? कैडिला मैंने लंबे समय काम किया, मतलब लंबा, मतलब कैडिला में मैंने वहां पर जीटा में ज्वाइन किया गाजियाबाद में। उसके बाद इत्तेफाक से 95 में ये कैडिला जो मैंने बताया कि डिवाइड हो गई, और उसमें कुछ मर्जर भी हुए, डिविजन्स मर्ज हुई आपस में। तो मुझे वहां से ट्रांसफर मिला बुलंदशहर के लिए। अच्छा। और वहां से मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज आया। बुलंदशहर मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा, फिर वहां से मुंबई, बुलंदशहर से आप मुंबई आए, राइट? मुंबई, फिर मैं बुलंदशहर से डेफिनेटली यहाँ से मैं मुंबई आया। और मुंबई में लकीली, मतलब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मेरे पहले जो यहाँ पे बॉस थे, मेरे मैनेजर, ही वाज वेरी सपोर्टिव। मनीष धनानी उनका नाम है, अभी फार्मा इंडस्ट्री में है, तो ही वाज वेरी सपोर्टिव। रीजनल मैनेजर, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। और बाकी यहाँ पे लोग भी अच्छे मिले। मतलब बॉम्बे ना मुझे रास आ गया। फार्मा से फाइनेंस में कैसे स्विच किया? यू नो, ये बात थी 2003 की। उस वक्त इंटरनेट था, लेकिन घर में इंटरनेट होना शायद इतना कॉमन नहीं था। तो साइबर कैफे होते थे, तो हम साइबर कैफे में जाके वो पर आवर के हिसाब से और 30 मिनट्स के हिसाब से पेमेंट करके और नेट यूज करते थे। तो सर्फिंग कर रहा था और उसी बीच में एक पॉपअप आया, और उसमें था कि अप्लाई फॉर जॉब। तो वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का एक पॉपअप था बेसिकली। वो पॉपअप आया तो मैंने उसके लिए उसमें अपना इनपुट कर दिया, नेम, मोबाइल नंबर जो भी था, वो नंबर। मुझे इमीडिएटली फोन आ गया। तो फोन आया तो उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। जब मैं गया वहाँ पर, तो जो पर्सन वहाँ पर एजेंसी मैनेजर, यूनिट मैनेजर बोलते थे, जिसने मुझसे मेरा इंटरव्यू लिया, उसने मुझे बोला कि पंकज जी क्यों कर रहे हो, और तुम एक काम करो, एजेंसी ले लो, ये बिकम एन एजेंट, और क्या आपने जॉब भी करते हो, साथ में आपकी एडिशनल इनकम हो जाएगी, ये कर लीजिए। हकीकत ये थी कि वो था एजेंसी मैनेजर, उसको चाहिए था एक एजेंट। उसका तो रोल, मतलब एजेंट रिक्रूटमेंट काम था। बट मुझे भी उसने कन्विंस किया और बात सही लगी उस वक्त पर, तो मैंने एजेंसी ले ली और साथ में जॉब भी था। लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने कुछ ही महीने में वहाँ पे जो भी कुछ इंसेंटिव्स होते थे, टारगेट्स होते थे, वो बड़े अच्छे अचीव किए और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, एंड देन आई क्विट माय जॉब। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो था कुछ ही महीनों में चला गया कि जिस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जा रही है, ये मिस सेलिंग है। पहले उन लोगों ने सिखाया है कि 100 लोग जो नेचुरल मार्केट, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। पहले आप किसको बेचोगे, उनको बेचोगे। मैं किसको दे रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट अपनी ही पहचान के लोगों को। तो मतलब एक मैं गलत कर रहा हूँ,
कल को रिलेशन भी खराब होगा, है ना, तो ये अपने को करना नहीं है। तो इसके लिए मैंने वहां से सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैंने 2004 में ही मतलब म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया था। और म्यूचुअल फंड में सीखने को काफी कुछ मिला। तो सर ये बताइए, ये सब इतनी सारी नौकरियां बदली, रोल बदले, सेविंग इन्वेस्टमेंट का क्या था? वो शुरू हुआ था या फिर वो अभी बैक बर्नर पे था? नहीं, मैं सेविंग में बिलीव करता था, बिकॉज मुझे मालूम था कि पैसे की जरूरत है। हाँ। उसे इम्पोर्टेंस मालूम था। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग मेरी सेविंग होती थी। हालांकि उस वक्त ये नहीं मालूम था कि इक्विटी मार्केट क्या है, बल्कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज में आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तभी से मैंने सेविंग स्टार्ट की थी। और चाहे एफडी ही करता था, लेकिन मैं करता था। हालांकि पहली चीज तो जो थी वो मैंने डेफिनेटली, जैसे सब लोग करते थे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक दोस्त की मम्मी एजेंट थी और उन्होंने मुझे पहली पॉलिसी दी, बट वो भी काम आया। और सेकंड भी मैंने एलआईसी की पॉलिसी ली थी। जो मेरे एक बॉस थे, उनकी वाइफ के पास एजेंसी थी, तो उन्होंने मुझे एक 50,000 के सम एश्योर्ड के साथ एक पॉलिसी दी थी। तो मैंने ऐसे 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। बट बाकी जो इन्वेस्टमेंट किया मैंने ज्यादा करके एफडी में किया था इनिशियली। पहला इक्विटी इन्वेस्टमेंट कब किया था, वो याद है? बिल्कुल, पहला इक्विटी इन्वेस्टमेंट मैंने ईयर 2000 में किया था। और शायद वो गलत था। हुआ ये था कि मैंने घर लिया, तो उस वक्त मेरी इनकम कम थी, तो मुझे जो लोन मिला था वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी, वहां से लिया। और मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस, तो उनका आईपीओ आया था, उनके शेयर्स आए थे बेसिकली। तो जो मैनेजर थे वहां पर ब्रांच के, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे कस्टमर हो, हमारे ये आईपीओ आया है, तो आप मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस जो है इसका आप शेयर ले लीजिए। तो मैंने 10,000 रुपए के शेयर लिए और वो 0 हो गए। और ओके, थैंक यू बताने के लिए। पहला जो मैंने सोच समझ के शेयर लिया था वो था एचडीएफसी बैंक। और आपको एक बात और बता दूं, वो शेयर्स मेरे पास आज भी हैं। इसका बाइंग प्राइस शेयर कर सकते हैं आप कितने? नहीं, उसके बाद तो खैर मतलब बाइंग प्राइस मैंने काफी बार करता गया। मुझे पहला बाइंग प्राइस नहीं है पता है। और एक बात और बताऊंगा, एक सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब होता था जो बाद में एचडीएफसी बैंक में मर्ज हुआ था, उसके बदले जो शेयर्स मिले थे मुझे, मैंने वो शेयर भी लिए थे। और वो भी शेयर्स मेरे पास एचडीएफसी बैंक के आज भी हैं। बात है सर, तभी तो कह रही है आम से खास बनने की कहानी है। आपने सब कुछ कर लिया, अपना काम भी शुरू किया, लेकिन हम सबको पता है कि मुंबई बहुत ही मुश्किल जगह है रहने के लिए, यहाँ सरवाइव करने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए। और आपने अपना नाम बनाया, और इतने सारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं पर्सनल फाइनेंस के, उस वक्त भी थे, आज भी है। उस भीड़ में अपने आप को कैसे अलग किया और कैसे शुरुआत की, ये मीडिया के थ्रू जाना आना या फिर वहां पर अपनी पकड़ बनाना? तो जैसे मैंने सीएपी सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया, तो मुझे मालूम था कि सीएपी सर्टिफिकेट्स वो लिखते हैं न्यूज़पेपर में, उनके आर्टिकल आते हैं। तो मैंने ऐसे ही ईटी में सीधा जो मेल आईडी लिखे हुए थे उनके आर्टिकल्स के ऊपर, जो जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स थे बेसिकली, उनके जो ईमेल आईडी थे, तो मैंने मेल डाल दिया ऐसे कि आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय सीएपी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एंड आई एम इंटरेस्टेड टू कंट्रीब्यूट। तो मुझे लगा कि कुछ कभी फोन आ जाएगा और कुछ मेरा कोड ले लेंगे। और जिस दिन मैंने मेल किया उसी दिन शाम को मुझे वहां से फोन आ गया। और उन्होंने मुझे बोला कि सर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कॉलम। तो वो क्वेरी कॉर्नर होता था ईटी में, तो उसमें उन्होंने बोला कि इसमें हम कॉलम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कॉलम है वो आप शुरू कीजिए। एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मेरे से पहले बहुत सारे ऐसे सीएपी सर्टिफिकेट जिनको मैं रोल मॉडल मानता था और आज भी मानता हूँ, वो लोग भी थे, लेकिन शायद मैंने कोशिश की तो मुझे मिल गया, रेगुलर हो गया। वो तो मेरा मतलब कई साल, जब तक ईटी वेल्थ स्टार्ट नहीं हुआ तब तक ईटी में हर वीक मेरा कॉलम आता था। एंड वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मुझे एक रिकॉग्निशन मिली, कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर भी। उसके बाद आपने मुझे फोन किया, और ये आपका बड़प्पन है कि आप इतना बड़ा काम करके भूल गए हैं, याद नहीं है, आप बोल रहे हो, बट आपने मुझे फोन किया। हमारा काम था कि अच्छे एक्सपर्ट्स को टीवी पे लेकर आना। तो मैंने क्यों कॉल किया होगा, मैं आपको ये बता देती हूँ। आज मैंने पेपर पढ़ा होगा, मैंने आपके जवाब पढ़े होंगे, मैंने कहा जवाब अच्छे हैं तो अप्रोच किया जाए, क्योंकि हमारे पास भी गिन के 2-4 ही नाम थे उस टाइम पे, एंड वी हैड टू क्रिएट अ बैंक ऑफ एक्सपर्ट्स। तो अच्छा उसी वक्त स्टार्ट हुआ था योर मनी। करेक्ट।
तो और वहां से कहानी शुरू हुई है फिर। तो वहां से पंकज मटपाल, दी उसके पंकज बाद मटपाल। पता नहीं, थैंक्स टू यू, कि वो इतना कंफर्टेबल, मैंने किसी को बताया भी नहीं था उस दिन शो पे, क्योंकि मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मैं सही कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे बहुत से लोग थे जो पहली बार आए और एक बार आए उसमें कभी नहीं आ पाए, क्योंकि शायद वो अच्छे थे, नॉलेज थी, बट कैमरा फेस नहीं कर पाए, उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और दोबारा मौका नहीं मिला उन्हें मीडिया में। अभी तक कितने टीवी शोज किए हैं आपने, उसका काउंट रखा है क्या? नहीं, मैंने बिल्कुल काउंट नहीं किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे खाना खाते हैं ना, तो कितना रोटी खा ली पता नहीं, तो वैसे ही है, मेरा काम है। बट एक बात तय है कि मैंने करीब 2000 से ऊपर शोज कर लिए हैं। आप इतने सालों से, ऑलमोस्ट 20 साल से आप लोगों को सलाह देते आए हैं, बताते हैं, उनके सवालों के जवाब। आपने बताया कि आपने कब अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया और सेविंग कैसे की। आपका खुद का पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा होता है? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो पहले की बात है कि शेयर लिया, उस वक्त भी मुझे पता था कि एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मैंने शेयर ले लिया टूली। और ये मैं सबको बोलता हूँ कि आप अगर बैंक में एफडी करने में नहीं डर रहे हो, तो भरोसा है ना कि बैंक बंद नहीं होगा, तभी ले रहे हो ना। तो फिर आप ये जब बात आती है शेयर की, तो आप बोलते हो सर डूब गया तो क्या होगा। अगर डूब गया, इतना ही डर था, तो आप एफडी भी नहीं कर रहे होते थे। तो इसके लिए मेरा भरोसा एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट था, इसलिए मैंने एचडीएफसी बैंक का शेयर लिया था, वो मेरी लर्निंग थी। आपने पूछा पोर्टफोलियो, देखिए इनकम भी कम थी, लेकिन मैंने जैसे ही समझा कि एसआईपी की क्या इंपॉर्टेंस है, म्यूचुअल फंड की क्या इंपॉर्टेंस है, और मैं वहां पर इन्वेस्ट करता चला गया। और मेजरली जो था, मैंने डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट किया। मेरा आज का भी पोर्टफोलियो देखेंगे तो ज्यादा करके आई बिलीव इन लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप का एलोकेशन नहीं है पोर्टफोलियो में। बट जो मैं बात लोगों को बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप बिकॉज इट हैज पोटेंशियल टू डिलीवर हायर रिटर्न्स, तो ज्यादा आप स्मॉल कैप में कीजिए, ऐसा नहीं है। तो मैं बिल्कुल अपने गोल के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया। और टचवुड, अगर मैं आज काम बंद कर दूं, तो भी मैं रिटायर्ड लाइफ, मेरा जितना मैंने इकट्ठा किया है, मैं हैप्पीली जी सकता हूँ। अच्छा, ये बताया, क्योंकि आप खुद म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, और मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने आप को कह सकते हैं, आप इतने सालों से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक जो डाउट आता है ना हमारे यहाँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके क्या गोल पूरे वाकई होते हैं? आपने अपने गोल्स पूरे किए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू? स्वाति, मैंने तो या तो म्यूचुअल फंड बेच के कमाया है या या इन्वेस्ट करके कमाया है। तो मैंने तो लाइफ में जो भी किया है, ओनली म्यूचुअल फंड के थ्रू ही किया है। आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा था कि आपको एक टाइम पर ये समझ में आ गया था कि बड़ा बनना है, पैसे कमाने हैं। अब आपको आज ये महसूस होता है कि आप बड़े बन गए हैं? नहीं, ये तो नहीं होता, क्योंकि अभी बहुत स्कोप है। जो आदमी कहीं और टीवी देखने जाता हो और घर में, और उसको लोग टीवी पे देखते हो, तो अपने आप में अचीवमेंट है। That's the huge thing. और इसी के साथ खत्म करते हैं सर। थैंक यू सो मच इतना खुल के सारी बातें बताने के लिए। एंड आई एम श्योर जो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, काफी कुछ आपको सीखने और समझने को मिला होगा। एक नया रूप, नया चेहरा उस पंकज मटपाल का, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ सवाल जवाब के दायरे में शायद बांध चुके होंगे। नहीं, ये कहानी इतनी आसान नहीं थी, ये बहुत ही लंबा सफर था और काफी उतार चढ़ाव के साथ। लेकिन अगर दिमाग में क्लियर है कि कहाँ पहुंचना है, तो रास्ता बन जाता है, मंजिल तक आप पहुंच जाते हैं। थैंक यू वक्त देने के लिए पंकज सर, दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया मुझे। अगर ये मेरी स्टोरी अगर इन्वेस्टर्स को इंस्पायर कर सकती है, तो बहुत अच्छी बात करेगी। तो आपको ये स्टोरी इंस्पायर कर रही है या नहीं, प्लीज नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।